नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 भौतिक प्रदेश कवर कर लिए हैं। आज हम छत्तीसगढ़ का अंतिम भौतिक प्रदेश दंडकारण्य के पठार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने भी इसके पहले 3 भौतिक प्रदेशों के वीडियो नहीं देखे हैं, उसे आप पहले देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, एक सीरीज़ बनाते हुए हम चल रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का है वो है दंडकारण्य का पठार, जिसके अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग मतलब बस्तर संभाग आएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिले इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले हैं। मतलब यहाँ से शुरुआत करेंगे कांकेर जिला। कांकेर जिला के नीचे आएगा क्या? नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे आएगा क्या? बीजापुर। बीजापुर के साइड में सबसे दक्षिण भाग सुकमा। सुकमा के ऊपर जाएंगे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के ऊपर बस्तर और बस्तर के ऊपर कोंडागांव। तो इस प्रकार के 7 जिले शामिल हो गए। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर देखिएगा, बस्तर संभाग के 7 जिले तो शामिल हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राजनांदगांव का जो दक्षिणी जिला है उसका एक तहसील है मोहेला तहसील, वो भी इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, भौतिक स्वरूपों के आधार पर, भौतिक विभाजन के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पर? मोहेला तहसील जो राजनांदगांव का भाग है, दक्षिणी भाग, वह भी इस दंडकारण्य पठार के भौतिक विभाजन के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन कौन से इसमें मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे, देखते जाइएगा। सबसे पहले बात करेंगे इस भूभाग का ढाल किधर है। तो ढाल के लिए अब हम देखेंगे नदियों के बारे में कि कौन सी मुख्य नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो देखिएगा, इसमें मैंने नदी बनाई है, एक नदी बनाई है कोटरी नदी, कांकेर से निकलती हुई कोटरी नदी दक्षिण दिशा में प्रवाह हो रही है। यहाँ से उड़ीसा से निकलती हुई एक नदी इंद्रावती नदी जो बाद में गोदावरी नदी में जाके मिलती है। मतलब इसकी शुरू में जो दिशा है वो क्या है? देखिए पश्चिम की तरफ। ठीक है, लेकिन फिर ये दक्षिण में जाती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती है और गोदावरी नदी यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से बह रही है दक्षिण में फिर से। और एक और मुख्य नदी है यहाँ से बहने वाली, शबरी नदी, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाते हुए, देखिए यहाँ पर से शबरी नदी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर नदियों की जो मुख्य प्रवाह दिशा या अंतिम प्रवाह दिशा है वो किस ओर है? दक्षिण की तरफ। इंद्रावती नदी जो है यह शुरू में पश्चिम में बह रही है। अब इसका रीज़न बताऊंगा क्या है और इंद्रावती नदी को क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो मुख्यतः नदियों की जो ढाल है या प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण की ओर है। इस वजह से इस भूभाग का जो ढाल है वो नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की ओर होगा। रीज़न क्लियर है? चलिए अब इसके अंतर्गत आने वाले उप विभागों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो उप विभाग लिखा है कोटरी बेसिन। देखिए यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो मैदानी क्षेत्र है, इसे बोलेंगे कोटरी बेसिन। ठीक है, कांकेर का कुछ भाग, नारायणपुर का कुछ भाग कवर करेगा। ठीक है, कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन के ऊपर में देखेंगे आप राव घाट की पहाड़ियाँ देख पा रहे होंगे इस क्षेत्र में, देखते जाइए बस। अभी इस वाले भूभाग को बोलेंगे अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ दूसरा भौतिक उपविभाग। ठीक, तीसरा है बस्तर का पठार। अब ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये पूरा बस्तर का पठार है। इसको और 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उत्तर पूर्व बस्तर का पठार एवं दक्षिण बस्तर का पठार। और यह जो क्षेत्र दिख रहा है, यह जो खाली क्षेत्र दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यह है बस्तर का मैदान, चौथा उपविभाग। ठीक है, तो यह मुख्य स्थलाकृतियां हैं या उपविभाग कह सकते हैं बस्तर के पठार, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, अब इन सब की चर्चा हम करेंगे, देखते जाइएगा। शैल समूह क्या मिलेंगे? मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में पूरे भूभाग में, छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग में आर्कियन शैल समूह पाया जाएगा मुख्य तौर पे। और पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें तो 50% से अधिक आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर भी आर्कियन शैल समूह पाया जाएगा। आर्कियन शैल समूह के अलावा, अच्छा, आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत कौन कौन से जो चट्टानें आएंगी? नीस, ग्रेनाइट मुख्य तौर पे यहाँ पर पाए जाते हैं, एवं मुख्यतः धारवाड़ शैल समूह यहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर भी पर्वत श्रेणियाँ होंगी। और धारवाड़
शैल समूह की प्रधानता होने की वजह से यहाँ पर जो मुख्य खनिज पाया जाएगा वो है लोहा। ध्यान रखिएगा। तो मुख्य तौर पे यहाँ पर लोहा उत्पादक क्षेत्र है, जिसे आप पहले से जानते हैं बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियों से क्या निकाला जाता है? लोहा। एवं ये जो राव घाट की पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। आरी डोंगरी की पहाड़ी है, वहाँ से भी लोहा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारे लोहा क्षेत्र है। क्यों? धारवाड़ शैल समूह की प्रधानता की वजह से। और खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान जो है या शैल समूह जो है वो है धारवाड़। अन्य खनिज क्या क्या पाए जाएंगे धारवाड़ की वजह से? टीन होगा, कोरंडम होगा, तांबा होगा, अभ्रक होगा, बॉक्साइट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह प्रदेश जो है गोदावरी बेसिन का भाग है। देखिए किस नदी के हिसाब से बेसिन का नाम दिया जाता है? जो भी मुख्य नदी रहती है सबसे उस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ हम राज्य या जिलों के हिसाब से नदी का विभाजन नहीं करते, यहाँ पर बहने वाली उस क्षेत्र को लेती हुई मुख्य नदी को देखते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ को छोड़ के भी देखा जाए, अगर ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, तेलंगाना वाला हिस्सा, तो यहाँ पर एक नदी बह रही है गोदावरी नदी। वह इन सब नदियों में सबसे मुख्य नदी है। ठीक है, और इस गोदावरी नदी में अन्य नदियों का जल आके मिल रहा है। चाहे देखें शबरी नदी आगे जाके मिलेगी, गोदावरी ऐसे बहती हुई जाएगी, या इंद्रावती नदी हो गई, और कोटरी नदी आके मिल रही है इंद्रावती नदी में। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी नदियाँ किसमें जाके मिल रही है? गोदावरी नदी। इस कारण यह जो भूभाग है किस बेसिन का भाग है? गोदावरी बेसिन का भाग है। रीजन क्लियर है? ठीक है, देखते जाइए आगे। मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? मुख्यतः लाल बुलवी मिट्टी पाई जाएगी मुख्य रूप से। एवं इस वाले क्षेत्र में, यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाएगी। और इन मिट्टियों की वजह से इनकी उर्वरता कम होती है। उर्वरता कम होने की वजह से यहाँ पर जो अनाज है, मोटे अनाज पैदा किए जाएंगे, जैसे कोदो, कुटकी। चावल की खेती भी होती है, लेकिन कृषि यहाँ इतना विकसित नहीं है जितने बाकी भौतिक विभागों में थे। और कृषि की जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो एक और भौतिक प्रदेश में पाई जा रही थी। कहाँ पर? सामरी पहाड़ प्रदेश में। वहाँ पर की भी जो मिट्टी थी, लैटेराइट मिट्टी, उर्वरता की समस्या थी। बगानी खेती होती थी वहाँ पर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखा हुआ था। तो इस प्रकार इस मिट्टी की वजह से यहाँ पर क्या पाया जाएगा? मोटा अनाज, मोटे अनाज की खेती की जाएगी यहाँ पर। कोदो, कुटकी, ज्वार, लाइक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। विश्व की सर्वोत्तम किस्म की सागौन पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, खुरसेल या कुरसेल घाटी, ध्यान रखिएगा। और सर्वोत्तम किस्म की जो सैगौन की लकड़ी है उसका नाम है टीक वुड बोलते हैं। ठीक है, खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी कहाँ पर है? नारायणपुर में इसका एक्सपांशन, नारायणपुर वाले क्षेत्र में कुरसेल घाटी। आगे बढ़ते हुए देखिएगा, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल वन पाए जाते हैं। एवं पूरे इस भौतिक विभाग का 52.47% वन से ढका हुआ है। तो एग्जैक्ट प्रतिशत अगर याद नहीं हो तो आप 52% के तौर पे याद रख सकते हैं, जो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। 52.47% इस पूरे भौतिक विभाग का वनों से आच्छादित है या वनों से ढका हुआ है। सर्वाधिक वर्षा पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, सिर्फ इसी भौतिक प्रदेश के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है, जो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ वाला क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, अबूझमाड़ क्षेत्र। वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक वर्षा होती है, तकरीबन 187 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा तो है, लेकिन कितना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 187 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ना, सेंटीमीटर, 187 सेंटीमीटर। अब सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, इस कारण छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। मतलब अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, नोट करिएगा। अब बात करेंगे आने वाले स्थलाकृतियों की। ठीक है दोस्तों, देखते जाइएगा। केशकाल घाटी पर्वत श्रृंखला पठारे, इसकी बात करेंगे। केशकाल घाटी सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, बस्तर का द्वार कहा जाता है। केशकाल घाटी के बारे में सुनते जाइएगा। बस्तर का द्वार कहा जाता है, पहली बात। दूसरा, फूलों की घाटी भी कही जाती है केशकाल घाटी को। तीसरी बात, 12 मोड़ है, यहाँ पर 12 मोड़ है। ठीक है। चौथी बात, यह महानदी बेसिन
एवं इंदिरा नदी बेसिन या गोदावरी बेसिन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है। इतनी सारी बातें आपको केशकाल घाटी के बारे में याद रखना है। अब जल द्विभाजक कैसे? केशकाल घाटी के ऊपर में क्या मिलेगा आपको? महानदी बेसिन, मतलब महानदी अपवाह तंत्र, और केशकाल घाटी के नीचे मिलेगा गोदावरी बेसिन, या बोल सकते हैं इंद्रावती नदी का भाग। तो इस प्रकार यह जो घाटी है यह जल द्विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें, 4 बातें जो मैंने बताई है केशकाल घाटी के बारे में आपको याद रखनी है, 4-5 बातें। तेलिन घाटी, ठीक है, ये 2 घाटी याद करना है, कहाँ से? कोंडागांव से। ठीक है, दोनों घाटियां कहाँ पर है? कोंडागांव। तेलिन माता मंदिर है यहाँ पर। ठीक, राव घाट की पहाड़ियाँ, जैसे कि मैंने बताया था, ये क्षेत्र राव घाट की पहाड़ियाँ लौह क्षेत्र है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। 6 निक्षेप पाए गए हैं इस क्षेत्र में, 6 लेयर्स पाए गए हैं। निक्षेप मतलब लेयर्स लोहे के। ठीक है, बीएसपी को सप्लाई किया जाता है या भविष्य में किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, राव घाट की पहाड़ियों से कांकेर, लौह अयस्क क्षेत्र। आगे बस्तर का पठार। बस्तर का पठार के बारे में बात करें तो 2 बस्तर के पठार को हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे? देखिए कांकेर का कुछ भाग, कोंडागांव और मुख्य तौर बस्तर। कोंडागांव और बस्तर का भूभाग जो है, और इसके अंतर्गत ये जो छोटा सा भाग है सुकमा। ठीक है, इतने भूभाग आएंगे बस्तर के पठार के अंतर्गत। तो देखिएगा 2 भागों में, यह कौन सा क्षेत्र है इस भाग का? उत्तर पूर्व बस्तर का पठार, एवं यह जो क्षेत्र है यह दक्षिण बस्तर का पठार। और ज़्यादा क्लासिफाई कर दिया तो देखिएगा उत्तर पूर्व बस्तर का पठार की आकृति कैसी है? गुंबदाकार है, एक गुंबद की जैसी है। देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है गुंबद के जैसा। ये दक्षिण है, ये उत्तर पश्चिम है, तो गुंबद के जैसा है। मुख्य तौर पर यह पठार कहाँ पर है? थोड़ा सा कोंडागांव, पूरा बस्तर, सुकमा। तो इस क्षेत्र का जो आकार है गुंबदाकार है। कौन कौन सी घाटियां पाई जाएगी देखते जाइएगा। दरभा घाटी, मतला घाटी। अच्छा, दरभा घाटी का एक और नाम है तुलसी डोंगर, यह ध्यान रखिएगा। बस्तानार घाटी, जिसको बोलेंगे टंगरी डोंगर। ठीक है, यह सारे आपको घाटी याद रखने हैं, ये कहाँ पर है ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, झीरम घाटी और दरभा घाटी, है ना। तो देखिएगा दरभा घाटी कहाँ पर है? दरभा घाटी कहाँ पर है? बस्तर में। और झीरम घाटी कहाँ पर है? सुकमा में। ये कन्फ्यूजन होता है। दरभा घाटी ऊपर पड़ेगा बस्तर में, और नीचे सुकमा में झीरम घाटी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, कर लेना आप। दक्षिण बस्तर के पठार के अंतर्गत टिकनपल्ली की पहाड़ियाँ। अब दक्षिण बस्तर का पठार जिला अगर पूछ दिया जाए तो सुकमा क्षेत्र, सुकमा जिला, झीरम घाटी, सुकमा जिला, दक्षिण बस्तर के पठार के अंतर्गत। तो कन्फ्यूजन दूर करिए। बस्तर के पठार के अंतर्गत 2 भाग, ये वाला और ये वाला। जिला कवर करेंगे मुख्य तौर पे बस्तर एवं सुकमा। जो भी घाटियाँ इसके अंतर्गत आई है या पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आई है, उसके हिसाब से ये 2 जिले मैंने बता रहा हूँ। ऊपर जितने भी चीज़ें आए हैं बस्तर जिले से संबंधित होंगे, नीचे जो जितनी भी चीज़ें आई है वो सुकमा जिले से संबंधित होगी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरभा घाटी, बस्तर, झीरम घाटी, सुकमा। आगे बढ़ते हैं। इसी बस्तर पठार के अंतर्गत एक मुख्य पहाड़ी आती है, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी, अब इसका एक्सपांशन अगर देखें तो पूरे बस्तर में एवं दंतेवाड़ा में इसका एक्सपांशन है। किसका? बैलाडीला की पहाड़ी का। बस्तर के पठार के अंतर्गत ही आ रहा है। और इसकी जो चोटी है एक नंदीराज, बस्तर बैलाडीला की पहाड़ी का एक चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, मतलब 1210 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज की, लेकिन छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज की 1210 मीटर। नोट करिएगा। पहली कौन सी थी याद करिए? गौरलाटा। ठीक है, कितनी थी उसकी हाइट वो भी बताया था मैंने। और कहाँ पर आता है? सामरीपाट, बलरामपुर। इसका अगर जिला लिखा जाए तो नंदीराज का जिला दंतेवाड़ा आ रहा है बस्तर के पठार के अंतर्गत, लेकिन नंदीराज प्रॉपर किस जिले में है? दंतेवाड़ा। ध्यान रखिएगा, बैलाडीला की पहाड़ी का चोटी दंतेवाड़ा।
अब एक जो मैं मुख्य बात बता रहा था, देखिए इंद्रावती नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, अब ये अध्यारोपित नदी क्या होती है सुन लीजिए। जैसा कि इस क्षेत्र का ढाल मैंने दक्षिण की ओर बताया था, क्योंकि इसमें से जितनी भी नदियां, मुख्य नदियां हैं, उनकी जो प्रवाह की दिशा है अंतिम रूप से कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। चाहे वो गोदावरी नदी हो, कोटरी नदी हो, शबरी नदी हो। ध्यान रखिए, गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उसकी प्रवाह दिशा नहीं है, इस क्षेत्र की तौर पे बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, समझिएगा इसको, है ना। तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं बहती है, ये छत्तीसगढ़ के बाहर मतलब तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश होते हुए। तो मुख्य तौर पे इस क्षेत्र की नदी दक्षिण दिशा में बह रही है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या? इंद्रावती नदी यहाँ से उड़ीसा से निकलते हुए किस दिशा की ओर बह रही है? पहले पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। तो ऐसी नदियाँ जो उस क्षेत्र की ढाल को फॉलो नहीं करती, ठीक है, उस क्षेत्र की ढाल से अप्रभावित होती है, ऐसी नदियों को कहते हैं अध्यारोपित नदी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी नदियां जो उस क्षेत्र के ढाल से प्रभावित नहीं होती, ढाल दक्षिण की ओर है लेकिन नदी बह रही है इधर, तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? अध्यारोपित नदी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे भारत का भूगोल हो या छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये वही बना पाएगा जो इसका मतलब समझ सकता है। अध्यारोपित नदी क्या है? बात समझ में आई? जो उस क्षेत्र के ढाल से प्रभावित नहीं होती, मतलब ढाल किधर और है और वो प्रवाहित किधर और हो रही है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस्तर का मैदान। यह वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? बस्तर का मैदान। कौन कौन सा जिला कवर कर रहा है ये? बीजापुर, सुकमा, ठीक है, बीजापुर, सुकमा। इस मैदान में टीन मिलते हैं। कहाँ पर? कोंटा तहसील में। अच्छा, टीन कहाँ पर? बैलाडीला की पहाड़ियों में भी टीन मिलते हैं, ठीक है, बचेली नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर भी टीन मिलते हैं, है ना। तो बस्तर के मैदान के अंतर्गत टीन का मैदान है, कहाँ पर? कोंटा तहसील में। कोंटा तहसील यहाँ पर सबसे नीचे, कोंटा तहसील दक्षिण का सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा तहसील, सुकमा के अंतर्गत। बीजापुर की दक्षिण में, बीजापुर के दक्षिण में, ठीक है, बीजापुर के दक्षिण में कडप्पा शैल समूह भी पाया जाता है। ध्यान रखिए, देखिए मुख्य तौर पे किस क्षेत्र में कौन से शैल समूह पाए जा रहे हैं एवं उससे संबंधित खनिज, तो इजी है बताना। जैसे कि अगर मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह पाए जाते हैं एवं चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भैया छत्तीसगढ़ के मैदान में लौह अयस्क कहाँ से मिलते हैं, या महानदी बेसिन में कौन से भूभाग से, कौन से क्षेत्र से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक। एवं मैंने बताया जैसे सामरी पाट प्रदेश की बात की गई तो वहाँ पर से आपका यूरेनियम कहाँ से मिलेगा। अब हमको पता है कि ये जो बस्तर भूभाग है ना, दंडकारण्य का पठार, इसमें धारवाड़ पाया जाता है, मतलब लोहा मुख्य रूप से पाया जाता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर पूछ दिया कि दंडकारण्य के अंतर्गत चूना क्षेत्र कहाँ पर है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है जो कॉमन नहीं है। तो समझिए, पैटर्न को समझिए आप, या क्वेश्चन पूछने वाले की मेंटालिटी को समझिए। बात समझ रहे हैं? तो यह काफ़ी मुख्य इम्पॉर्टेंट है। बीजापुर के दक्षिण में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है, और कडप्पा शैल समूह मिलने की वजह से क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा और कौन से खनिज पाए जाते हैं इस क्षेत्र में? कोरंडम, गार्नेट। क्या बात कर रहे हैं? बीजापुर के दक्षिण, या बीजापुर वाला भाग है ऐसा। तो इस क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में मैप ट्रेस करते जाइए। बीजापुर के पश्चिम सीमा पर, यह बीजापुर क्षेत्र है, इसके पश्चिम सीमा पर, यह पश्चिम सीमा क्या पाया जाएगा? उसूर की पहाड़ी। उसूर की पहाड़ी जिला क्लियर है? जिला कौन सा अभी भी चल रहा है? बीजापुर, ध्यान रखिएगा। अन्य पहाड़ियों में देख लीजिए, अन्य पहाड़ियों में है आरी डोंगरी, भानु प्रतापपुर तहसील, मतलब कहाँ पर? कांकेर में। कांकेर में एक और पहाड़ का नाम याद रखेंगे, गढ़िया पहाड़। अलबका पहाड़ी पिछले पीएससी में पूछा हुआ था, पीएससी 2018 में पूछा हुआ था यह क्वेश्चन, हालांकि गलत नाम से पूछ दिया था, लेकिन यही था, अलबका पहाड़ी, बीजापुर, ठीक है। गोलापल्ली पठार, कोंटा तहसील के दक्षिणी भाग में, कोंटा तहसील
के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर कोंटा है, ध्यान रखिएगा भाई, यह जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है ना, ये कोंटा तहसील है, सुकमा के अंतर्गत। ठीक है, तो यह था छत्तीसगढ़ का अंतिम भौतिक प्रदेश दंडकारण्य का पठार, जिससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने कोशिश की है आपको बताने की। अब मैं एक काम करूंगा, ये सारी भौतिक प्रदेश जो मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद सारे पर्वत श्रेणियों को एक क्रम में जमा के, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी से लेकर अरेंज करते हुए जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, चोटियाँ हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली, उसकी एक लिस्ट बना के PDF बना के आपको मैं दे दूंगा। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के परिचय से संबंधित, इंट्रोडक्शन से संबंधित PDF मैंने देने का वादा किया था आपको, तो उस पर कार्य किया जा रहा है, जल्द से जल्द आपको वो PDF मिल जाएगा। एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके सुझाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अपने सुझाव भेजते रहिए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट दे सके। एवं अगर आप निरंतर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यही आप जो आपका रिस्पॉन्स है हमारे लिए प्रोत्साहन है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छा से अच्छा आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। ठीक है, निरंतर वीडियो आपको मिलता रहेगा। अन्य सब्जेक्ट भी काफ़ी जल्दी शुरुआत होगी इसकी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए। कमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें पता चलेगा कि आप देख रहे हैं और इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।